हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रजीन और एक बार फिर से एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये इंग्लिश का मॉक टेस्ट का पहला सीरीज़ है और इसमें मैं आपको इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाया था लेकिन ये कुछ तकनीकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया, कुछ प्रॉब्लम आ गई और इसलिए इसमें आंसर टिक हुए होंगे जो आपको दिख रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा कि अगर वो आंसर सही है तो क्यों सही है। एक्सप्लेनेशन मेन इंपॉर्टेंट है, उससे आपको बहुत सारे नियम इंग्लिश के क्लियर होते जाएंगे अगर आप ध्यान से एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि पहले नंबर पे क्वेश्चन है, फाइंड आउट द ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस। दोस्तों, ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस को डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप उसकी हेल्पिंग वर्ब को चेक किया करिए कि जो सेंटेंस उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग टेंस के अकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम यहाँ देख पा रहे थे इसमें शी टेक्स हर अ डॉग, ये सब सही है। शी ही टीचर्स सही है। ही एंड आई आर, यहाँ पे ही और आई प्लूरल नंबर हो गया इसलिए आर का प्रयोग हुआ। ये कंफ्यूज मत होना कि एम आ जाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ही एंड आई के बाद आर नहीं एम होगा। गोइंग टू डोनेट ब्लड। एक चीज़ और यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे प्रोनाउन का सीक्वेंस भी चेक किया जाता है। हाँ, बिल्कुल चेक किया जाता है कि जो है अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पर्सन की प्रोनाउन एक साथ आते हैं तो उनका एक पार्टिकुलर सीक्वेंस होता है, उनका एक ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पर्सन की प्रोनाउन एक साथ किसी सेंटेंस में गुड सेंस को व्यक्त करने के लिए, अच्छे कार्य के लिए आए, तो वहाँ पे उनका सीक्वेंस होता है सेकंड थर्ड फर्स्ट, सेकंड थर्ड फर्स्ट। तो यहाँ पे अच्छे काम के लिए डोनेट ब्लड करने जा रहे हैं तो सेकंड थर्ड फर्स्ट आएगा। आप चूंकि यहाँ पे पहले सेकंड आता है फिर थर्ड आता है फिर फर्स्ट, तो थर्ड फर्स्ट आया, ही एंड आई आर गोइंग टू डोनेट द ब्लड, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये बिल्कुल सही है आपका, ये गलत था, पूरी तरह से दिख पा रहा था शी डिड नॉट टुक। तो यहाँ पे आपको बताया कि डिड नॉट के बाद टुक नहीं बल्कि टेक आता है, क्योंकि डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये आपका गलत था। पॉइंट आउट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस मैंने आपको पढ़ा दिया है और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पे फोकस होता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म उस पर कंपल्सरी होता है, मैंने इसको बताया है। तो आप देख पा रहे थे कि 12 लेसन्स हैव बीन कंप्लीटेड, तो 12 लेसन्स हैं, ऑब्जेक्ट पे फोकस हुआ है। ये आपका पैसिव वॉइस है। बाकी सब एक्टिव वॉइस, बाकी सब में सब्जेक्ट पे फोकस है। स्टूडेंट्स striking students were throwing stones, the criminal hide the knife, they had gone away। तो आप देख पा रहे हैं यही आपका सही आंसर था। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन चूज का, द मिनिस्टर वॉज अक्विटेड, बहुत बार पूछा गया दोस्तों, इसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। अक्विटेड के बाद ऑफ आएगा। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके पास एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है और वो प्रीपोजिशन लगने से उसका एक विशेष अर्थ होता है, उन्हें फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे आपका हो गया वेट फॉर, एम एट, शूट एट, एम के बाद एट लगता है, शूट के बाद एट लगता है। और ब्रेक इनटू, ब्रेक के बाद इनटू आएगा, उसका मतलब सेंध मारना होता है, किसी घर में उसको दीवार तोड़ के घुस जाना, ब्रेक इनटू। तो ऐसे बहुत सारे फ्रेजल वर्ब है जो पूछे गए हैं, उनको आपको प्रिपेयर करना होगा। तो यहाँ पे एक्विटेड ऑफ होगा। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम। ये ईडियम का भी एक पूछेगा आपसे कि इसका मतलब क्या है। जो है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टू रीड बिटवीन द लाइंस, ईडियम की बात बताता चलो दोस्तों। ईडियम के जो वर्ड होते हैं, अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकालेंगे तो उसका अर्थ डिफरेंट होगा, लेकिन उनको एज अ होल यानी कि उनको कंप्लीट रूप से उनका एक मीनिंग निकालेंगे तो डिफरेंट होता है। यानी कि लिखा कुछ और होता है, अर्थ कुछ और होता है, तो इनको तैयार करना होता है। हालांकि थोड़ा बहुत अगर आप उसको कोरिलेट करना चाहेंगे तो कोरिलेट करके भी इनको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कह रहा टू रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब लाइन के पंक्तियों के बीच में पढ़ना। पंक्तियों के बीच में पढ़ने का मतलब क्या है? टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यानी कि छुपे हुए अर्थ को जानना, इसका सही आंसर है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स का अर्थ है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी कि शब्द के गहराई में छुपे हुए अर्थों को जानना, ये इसका अर्थ होता है। फिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये स्पेल्ट वर्ड यानी कि करेक्टली और इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड का भी पूछेगा। इसको आपको अपनी प्रैक्टिस से इसको प्रिपेयर करना होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी की स्पेलिंग गलत है क्योंकि यहाँ पे बीच में डी आया है, TRAD नहीं होता है। और बाकी सबसे ये वर्च्यू, क्वीर और ये लेजिबल, तो आपका ट्रेजेडी ये इनकरेक्टली स्पेल्ट है। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग नाउन। तो कह रहा है कि नाउन का जो एडजेक्टिव क्या होगा दोस्तों, इस तरह से फॉर्मेशन का भी है, वर्ड फॉर्मेशन का ये क्वेश्चन है कि हम एक नाउन को एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पे एडवाइस है, तो एडवाइस जो है सलाह, ये आपकी नाउन है और इसे हम एडवाइजेबल अगर बोलते हैं, सलाह योग्य, तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। तो ये जो है, और एडवाइजडली जो है आप, या एडवाइज़र, एडवाइज़र तो नाउन हो गया, आप जान रहे हैं कि भाई ये नाउन है। एडवाइज़र सलाह देने वाला हो गया। एडवाइस तो सेम वही ऑप्शन लिखा हुआ है। एडवाइजडली ये वर्ड दोस्तों सामान्य रूप से जानते रहे कि जहाँ पे एल वाई लगा रहे,
सामान्य रूप से, वो आपका होता है एडवर्ब। जैसे स्लोली है, कंप्लीटली है, ऑनेस्टली है, ब्रेवली है, तो एल वाई लगा होता है तो वो होता है एडवर्ब कॉमन रूप से। ये एक मैं आपको रूल बता रहा हूँ, कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन भी होते हैं, तो ये आप नॉर्मल जानते रहिए। और जो सफिक्स लगा के बनाए जाते हैं, नहीं लास्ट में उसमें कुछ सफिक्स लगा देते हैं, जैसे आपको हो गया, जैसे एडमिट है, एडमिट में हमने सफिक्स लगा दिया आई ओ एन, एडमिशन हो गया, तो एडमिशन क्या हो जाएगा, वो आपका एक तरह से नाउन हो गया। तो ऐसे जो है वर्ब में और नाउन में जो है सफिक्स लगा करके उनका जो है फॉर्म चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे सफिक्स लगा है एबल, तो एडवाइजेबल जो लग जाएगा वो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। तो ये इस तरह से वर्ड फॉर्मेशन भी है। समय कम है, अन्यथा मैं आपको बहुत अच्छे से इसको कवर कराता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता चलूँ ताकि आप कुछ नियम समझते चलें। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, एंटोनिम का क्वेश्चन जरूर आएगा, एक दो, और सिनोनिम का भी आएगा। तो यहाँ पे एंटोनिम बताया गया है, अपोजिट वर्ड पूछा गया है। ब्रूटल, ब्रूटल का मतलब निर्दयी होता है, और इनह्यूमन का मतलब भी वही होता है, क्रूएल का मतलब बार्बरस का मतलब, इन सब का मतलब निर्दयी होता है, तो हो गया जेंटल। जी हाँ, इसका हो जाएगा जेंटल। जेंटल का मतलब होता है आप जान रहे हैं सज्जन, और ब्रूटल का मतलब निर्दयी होता है। चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, सिनोनिम बताना है यहाँ पे है डिसेप्टिव। डिसेप्टिव पूछा गया, डिसेप्टिव का मतलब होता है धोखेबाज, छल करने वाला, दूसरों को गुमराह करने वाला, तो इसका हो जाएगा मिसलीडिंग। जी हाँ, सही आंसर है मिसलीडिंग, जो इससे मिलता जुलता है। बाकी सारे ऑप्शन आप देख पा रहे हैं इससे बिल्कुल डिफरेंट है, तो आपको ये ध्यान देना है कि ये हो जाएगा डिसेप्टिव का मिसलीडिंग। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। शी वेंट डेडस द पार्क ए वॉक। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे शी वेंट के बाद क्या आएगा, टू आएगा, और वॉक से पहले फॉर आता है, तो शी वेंट टू द पार्क फॉर अ वॉक। ये काफ़ी ईजी है, आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही ईजी पूछा गया है। फिल द करेक्ट आर्टिकल्स इन द ब्लैंक्स। दोस्तों आर्टिकल का क्वेश्चन पूछा गया, आर्टिकल दो होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में दा आता है, इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है। तो जब दा लगता है तो वो चीज़ों को डेफिनेट कर देता है, वो निश्चित संज्ञा से पहले आता है। और आपको ये कॉमन सा रूल बता दूं, दा के बहुत सारे रूल हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूरी जो बता दूं कि दुनिया की जो यूनिक चीज़ें हैं, जैसे आपका सन हो गया, अर्थ हो गया, मून हो गया, ये सारी चीज़ें, इन सबसे पहले दा का यूज होता है। और जो पर्वत हैं, मतलब कि पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और नदियां हैं, घाटी हैं, और सागर हैं, महासागर हैं, और इन सबसे पहले भी दा का प्रयोग होता है। और जो है बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, जैसे समाचार पत्र हो गया आपका, पुस्तकों का नाम हो गया, ऐतिहासिक स्थान हो गया, ऐतिहासिक बिल्डिंगें हो गई, इन सबसे पहले जो हिस्टोरिकल चीज़ें उनसे पहले भी द का प्रयोग होता है। द रामायण, द कुरान, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, इस तरह से। और मैंने बताया कि द पैसिफिक ओशन, मतलब जो ये सारी कॉमन चीज़ें, इनसे पहले द का यूज़ होता है, आपको पता भी होगा। तो इस प्रश्न के लिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भाई द सन होगा, और राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन से पहले भी द का यूज होता है, तो ये आपको द सन राइज इन द ईस्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले नंबर पे है जो चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वन वर्ड चूज करना है। एट सिक्स एंड सेवन्स पूछ रहे हैं कि सिक्स एंड सेवन्स इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्कैटर्ड, बिखरा हुआ। तो ये आपको एक याद रखना है कि सिक्स एंड सेवन्स का मतलब है, कई बार पूछा गया है, इसका मतलब बिखरा हुआ, फैला हुआ। और अगला है किंग लियर वॉज रिटन बाय। किंग लियर किसके द्वारा लिखा गया, ये एक प्ले है, और ये लिखा गया विलियम शेक्सपियर के द्वारा। विलियम शेक्सपियर ने मैकबेथ भी लिखा हुआ है, हैमलेट भी लिखा हुआ है, जूलियस सीजर भी लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इनकी, मैकबेथ, जूलियस सीजर, और आपका ये किंग लियर हो गया, हैमलेट हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है किसका, विलियम शेक्सपियर का, जो बार बार पूछा जाता है। इंडियन वीवर्स इज़ अ पोएम रिटन बाय। इंडियन वीवर जो ये पोएम है किसने लिखा है, ये सरोजनी नायडू ने लिखा है। ये यूपी बोर्ड के इंग्लिश के जो है सिलेबस में है, टेक्स्ट बुक में है। इंडियन वीवर एक पोएम है, और इसको लिखा है सरोजनी नायडू जी ने लिखा हुआ है। और अगले नंबर पे है यू आर प्रॉब्ली स्लीपी बिकॉज यू आर। आप लगभग सोए हुए लग रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक सेंटेंस को यहाँ पे लॉजिकल सेट करना है। यू आर प्रॉब्ली स्लीपी बिकॉज यू आर यॉर्निंग अलॉट। तुम लगभग सोए हुए लग रहे हो, तुम्हें नींद सी आ रही है क्योंकि तुम बहुत यॉर्निंग कर रहे हो, यू आर यॉर्निंग अलॉट। तो ये लॉजिकल सेंटेंस फिट करना था जो इसकी मीनिंग को मैच कर जाए। तो ये आपका है 13 क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको इनडायरेक्ट स्पीच फाइंड आउट करना है जो सही है। माई फ्रेंड सेड यू मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। तो यहाँ पे कह रहा है माई फ्रेंड सेड, मेरे दोस्त ने कहा यू मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट।
आपको ये गिफ्ट ज़रूर स्वीकार करना चाहिए। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं ऑप्शन से। भाई माय फ्रेंड आस्क्ड नहीं होगा, माय फ्रेंड सेड दैट यू चेंज होगा क्योंकि यू नहीं रहने वाला है। माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड दैट आई मस्ट एक्सेप्ट द, तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड लगभग नहीं होगा। माय फ्रेंड इंसिस्टेड दैट आई मस्ट एक्सेप्ट दैट गिफ्ट, ये आपका सही आंसर है। तो माय फ्रेंड, मेरे फ्रेंड ने चूंकि कहा कि तुम्हें ये गिफ्ट अवश्य लेना चाहिए, एक मस्ट का यूज़ किया गया, तो यहाँ पे इंसिस्ट वर्ड का यूज़ कर लेंगे जोर देकर के, है ना। तो ये इंसिस्टेड हो जाएगा दैट आई, और ये आपका यू चेंज हो जाएगा आई में। दोस्तों ये रूल होता है कि जो है आपको अगर इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा है आपने तो आपको पता होगा कि फर्स्ट पर्सन जो होते हैं आई वी होता है, सेकंड पर्सन आपका यू होता है, थर्ड पर्सन ही शी दे होता है। तो फर्स्ट पर्सन होता है तो उसको हम सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, और थर्ड पर्सन को नो चेंज होता है। तो ये रूल होता है जिसको आपको समझना होगा, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। और अगर ये टाइम अभी अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है कि हाँ पढ़ना है, तो बताइएगा, मैं जो है शॉर्ट में आपको इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि समय बहुत कम है। फिर भी कोशिश ये है कि मैं एक्सप्लेनेशन द्वारा यहाँ पे आपको समझाता जाऊँ। अगला क्वेश्चन है, नेम द पोएट ऑफ द पोएम द सॉलिटरी रीपर। द सॉलिटरी रीपर, ये जो पोएम है किसने लिखा है दोस्तों। और राइटर के क्वेश्चन भी आएंगे तो मैंने यहाँ कवर करने की कोशिश किया है। ये आपका है विलियम वर्ड्सवर्थ। जी हाँ, द सॉलिटरी जो रीपर है ये है विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है। चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज। अब यहाँ फ्रेज है फेवियन पॉलिसी। फेवियन पॉलिसी का मतलब क्या है दोस्तों, ये होता है पॉलिसी ऑफ यूजिंग ग्रेजुअल रिफॉर्म्स, जहाँ पे लगातार जो है रिफॉर्म्स होते रहे, बार बार सुधार होता रहे, उस तरह की पॉलिसी को कहते हैं फेवियन पॉलिसी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न अवे। लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न्स अवे, ये एक पोएम है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये भी पोएम इंपॉर्टेंट है, विलियम वर्ड्सवर्थ की है, याद रखना है दोस्तों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया था परीक्षा में, वहाँ से मैंने कलेक्ट किया हुआ है। चूज एरर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। दोस्तों एरर पार्ट भी पूछा जाता है, जिसको स्पॉटिंग एरर कहते हैं। इनफैक्ट ये हर परीक्षा में आता है, तो आपकी भी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, और पूछा भी गया है कुछ एक परीक्षाओं में। तो कह रहे हैं भाई इसमें ऐसा एक पार्ट है जिसमें कोई एरर है, और वो ग्रामेटिकली एरर होगा, कोई ग्रामर का वहाँ पे जो है एरर होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो एवरीवन नोज दैट योर ब्रदर इज जूनियर देन माइन। तो आपको पता होगा दोस्तों, ये रूल बहुत ही कॉमन सा है। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव होता है उसमें कंपैरिजन होता है, या कह लीजिए कि उनकी डिग्रियाँ होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो जब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, जिसमें हम कॉम्परेटिव डिग्री जैसे टॉल का टॉलर, स्मॉल का स्मॉलर, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर लगाते हैं, तो उसके बाद सामान्य रूप से दैन का यूज़ होता है कॉम्परेटिव डिग्री। यू आर टॉलर दैन मी, शी इज़ टॉलर दैन राम, ऐसे करके। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि कॉम्परेटिव डिग्री में जब जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, एक्सटीरियर, इस तरह का जो एक वर्ड आए, तो वहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री में जो है हम दैन का प्रयोग नहीं करते, टू का प्रयोग करते हैं। जूनियर, सीनियर ये पूछा जाता है बहुत बार, तो इसके बाद क्या आता है, देन है, टू आएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देन है, तो जो कि गलत है, तो होना चाहिए एवरीवन नोज दैट योर ब्रदर इज जूनियर टू माइन। ये आपका सही आंसर होगा। तो ये आपका यहाँ पे देन लगा है, जो कि गलत है। दोस्तों अगला है, दिस बुक इज डेडेस देन द लास्ट वन। ये भी मैंने बताया कॉम्परेटिव डिग्री का है। कॉम्परेटिव डिग्री मैंने आपको बताया अभी कि दिस बुक इज, अब यहाँ पे भाई कॉम्परेटिव डिग्री जहाँ पे देन आ गया, वहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री आएगा, तो बेटर होगा यहाँ पे। दिस बुक इज़ बेटर देन लास्ट वन, तो बेस्ट हो ही नहीं सकता, जो कि सुपरलेटिव है, गुड पॉजिटिव है, और वर्स्ट भी सुपरलेटिव है, तो बेटर होगा, जो कि काफ़ी ईजी है। आपको मैंने बताया कि कॉम्परेटिव डिग्री में देन लगता है सामान्यतः, और एक्सेप्शन के केस में, पार्टिकुलर केस में वहाँ पे टू लग जा रहा है, जो आपको बताया गया। व्हाट इज़ द कॉम्परेटिव फॉर्म ऑफ बैड। बैड का कॉम्परेटिव फॉर्म क्या है दोस्तों। कॉम्परेटिव फॉर्म आपको मैंने बताया कि भाई ये एडजेक्टिव की सेकेंड फॉर्म कह लीजिए होती है, और सामान्य रूप से ये ई आर लगा के बनाई जाती है। लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव भी हैं जिनके तीनों फॉर्म्स अलग अलग होते हैं, तो उसमें से गुड, बेटर, बेस्ट होता है, तीनों डिफरेंट है। वैसे बैड, वर्स, वर्स्ट होता है, तो आपको पता होगा वर्स हो जाएगा, ये वर्स हो जाएगा। ऐसे कई और भी हैं जो तीनों अलग अलग होते, जैसे आपका हो गया मच, मोर, मोस्ट, भी आप जानते हैं वो भी तीनों डिफरेंट होता है। तो इस तरह से जो डिफरेंट है उनको आपको याद रखना होगा। बाकी कॉमन रूल्स आप जानते हैं कि ई आर और ई एस टी लगा के बना देते हैं। लेकिन एक चीज़ और हम आपको यहाँ बताते चलें, अब ये चीज़ याद रखना है कि ठीक है भाई, जैसे ई आर ई एस टी लगाते हैं, टॉल को टॉलर कर दिया आपने, टॉल को टॉलर कर दिया, ये टॉल है तो टॉलर हो जाता है, ई आर लगा देते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्गर कर देते हैं। और लेकिन कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, जैसे आपको हो गया इंटेलिजेंट, या हो गया हैंडसम, या हो गया आपका
ऑनेस्ट। तो इन सबको भैया जो सुपरलेटिव या कॉम्परेटिव बनाते हैं उसमें ई आर नहीं कि इंटेलिजेंटर कर दीजिए आप जो है, या हैंडसमर, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके पीछे नियम है कि ऐसे एडजेक्टिव जो मोर देन वन सिलेबल होते हैं, जो एक से अधिक सिलेबल के होते हैं। सिलेबल का मतलब उच्चारण का जो पार्ट है। जैसे आपने बेटर कहा, बेस्ट कहा तो एक ही, आपने कहा गुड, तो गुड को एक ही झटके में एक ही बार में बोल दिया। लेकिन जब इंटेलिजेंट कह रहे हैं तो इंटेलिजेंट तीन पार्ट में उसको आप बोल रहे हैं, तो उसको सिलेबल कहते हैं। जो इन प्रोनाउंसिएशन का जो पॉज होता है, या कह लीजिए उनके जो पार्ट है, उनको सिलेबल कहते हैं। तो जो एक से अधिक सिलेबल के होते हैं उनको हम कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए उनके साथ मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो इंटेलिजेंट का क्या होगा, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएगा कॉम्परेटिव सुपरलेटिव में। ऐसे हैंडसम तो मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि जो एक से अधिक सिलेबल के होते हैं उनका जो है कॉम्परेटिव सुपरलेटिव बनाते समय उनके साथ हम मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं। यानी जिनके, या एकदम सामान्य सी भाषा हम समझिए कि जिनको बोलने में हमें एक से अधिक, या कह लीजिए कि एक ही झटके में नहीं बोलते, एक से अधिक झटके या एक से अधिक पॉज में बोलते हैं। मैंने कहा इंटेलिजेंट, तो थोड़ा सा समय लगा। जो लंबे सेंटेंस, जो लंबे वर्ड होते हैं, ऐसे समझो जो बड़े शब्द होते हैं, उनको भी आप ऐसे भी कह सकते हैं। इंटेलिजेंट हो गया आपका, और मैंने कहा ऑनेस्ट हो गया, ऑनेस्ट कह रहे हैं हम वहाँ पे, तो मोर ऑनेस्ट हो जाता है। इंडस्ट्रियस हो गया, हार्ड वर्कर हो गया। तो ये सारे जो है एडजेक्टिव, इनको हम मोर और मोस्ट के साथ बनाएंगे, याद रखिएगा। बाकी और भी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होगी, वो मैं आपको बताता रहूँगा। अब पूछा गया व्हाट्स द पोएट, व्हाट्स द पास्ट। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन है 21st। व्हाट्स द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द स्वेयर। दोस्तों पार्टिसिपल पूछ लिया। पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इतना याद रखिएगा। और ये आपका हो जाएगा स्वर्ण, स्वेयर स्वर्ण होता है, स्वर्ण हो जाएगा। जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब हुआ, हुई होता है। जैसे उसने अपना खोया हुआ पर्स पाया, ही फाउंड हिज लॉस्ट पर्स। तो हुआ, हुए के लिए जो है पास्ट पार्टिसिपल आता है। और जला हुआ बच्चा तो बर्न चाइल्ड। तो ये पार्टिसिपल है जो हुआ, हुए के अर्थ में प्रयोग होता है, और इसमें थर्ड फॉर्म आता है, ये आप याद रखिएगा। जॉगिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, आइडेंटिफाई द जीरन। जीरन भी पूछ ले दोस्तों। जीरन क्या है, जीरन वो है जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, या ये कह लीजिए कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म को जीरन तब कहते हैं जब वो संज्ञा के रूप में, नाउन के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे यहाँ कहा गया जॉगिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो जॉगिंग यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट या संज्ञा के रूप में आ रहा है कि जॉगिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक नाउन के रूप में प्रयुक्त हो तो वो हो जाता है जीरन, और वो जैसे जॉगिंग। तो यहाँ पे आंसर आपका जॉगिंग है। आपको जैसे कहा गया कि कोई भी चीज़ कहते हैं कि रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, तो रीडिंग यहाँ पे क्या है, रीडिंग आईएनजी फॉर्म नहीं, रीडिंग यहाँ पे जीरंड है, इसको जीरंड कहते हैं, ऐसे आप याद रखिएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट पूछा है फिर से यहाँ पे, शी विल नेवर सिंगिंग अ सॉन्ग। तो हमने कहा पहले हेल्पिंग वर्ब चेक करिए, सिंगिंग नहीं होगा, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। वी हैज़ बीन, देखिए यहाँ पे वी के साथ हैज़, ये गलत है, हैव होना चाहिए। शी एंड हर फ्रेंड आर अवेटिंग यू, दे डिड नॉट स्टोल। तो आपको पता है भैया कि अब यहाँ पे है डिड नॉट के साथ फिर सेकंड फॉर्म आ गया, जो कि गलत है। आपको यही बताना, ये सही हो जाए आपका। सॉरी, अच्छा आपसे पूछा ये करेक्ट बताना, तो अच्छा ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही क्या हो गया, ये आपका सही हो गया, क्योंकि शी एंड हर फ्रेंड आर अवेटिंग यू। यहाँ पे दोस्तों जब अवेट होता है तो प्रिपोजिशन नहीं आता है, लेकिन जब वेट होता है तो वेट के बाद फॉर। अगर इसको कह देते कि शी एंड हर फ्रेंड आर वेटिंग यू तो गलत हो जाता, तो वेट के बाद फॉर आएगा, लेकिन अवेट के बाद नहीं आता। तो ये सेंटेंस पूरा सही है, तो अवेटिंग यू दैट इज करेक्ट सेंटेंस। 24 है, आई नो द बॉय दैट डैश योर फादर कन्विंस लास्ट डे। दोस्तों जब यहाँ पे ये जो हुम हु विच का कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान ये देना होता है कि जब इसके बाद, यानी कि जहाँ इसको लगना है इसके बाद सब्जेक्ट हो, यानी कि यो फादर कन्विंस लास्ट डे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट यो फादर है। तो जब सब्जेक्ट ऑलरेडी वहाँ हो तो वहाँ पे फिर हुम आता है, क्योंकि हुम जो है वो हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। जैसे ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है, तो इस तरह से हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हुम। तो जबकि यहाँ पे ऑलरेडी एक सब्जेक्ट है, तो भाई सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या आएगा, अब बचा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो हुम योर फादर, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट ना होता ये तो यहाँ पे हु लग जाता। अगर ये हटा दें यहाँ पे ऐसे पूरा कि आई नो द बॉय डैड डैश करके इसको हटा दें, फिर कन्विंस्ड लास्ट डे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हु कन्विंस्ड लास्ट डे, जिसने कल समझाया। तो ये एक कॉमन सा नियम याद रखना है कि जब जहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है उसके बाद सब्जेक्ट ऑलरेडी हो, तो अगर हु में चूज़ करना हो तो वहाँ पे हम क्या चूज़ करेंगे, हुम चूज़ करेंगे, और अगर वहाँ पे सब्जेक्ट ना हो तो वहाँ हु चूज़ करेंगे।
और विच वर्ड का प्रयोग समान रूप से जो है नॉन लिविंग चीज़ों के लिए होता है, इन विच क्लास डू यू स्टडी या विच बुक डू यू लाइक, ऐसे करके। तो हु और हुम ये मुख्य रूप से इंसान के लिए होते हैं, यानी कि ह्यूमन बींग के लिए प्रयुक्त होते हैं। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट पूछा है, देखिए क्या क्या दिया गया है। हॉर्स मेयर, जी हाँ मेल फीमेल। डॉग बिच मेल फीमेल। लवर बिलव्ड मेल फीमेल। माउस माइस, ये सिंगुलर प्लूरल दे दिया है यहाँ पे दोस्तों, माउस माइस दे दिया जो कि सिंगुलर और प्लूरल है। तो बाकी तीन ऑप्शन क्या है, ये मेल फीमेल को डिनोट कर रहा है, ये आपका सिंगुलर प्लूरल को डिनोट कर रहा है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा, यानी कि सही आंसर होगा डी। चूज द सेंटेंस दैट हैज इंट्रांजिटिव वर्ब। दोस्तों इंट्रांजिटिव वर्ब पूछ लिया है, अकर्मक क्रिया पूछ लिया है। तो मैंने बताया था आपको पैसिव वॉइस पढ़ाते समय कि जो ऑटोमेटिक क्रियाएं होती हैं, स्वचालित होती हैं, जो अपने आप हो जाती हैं, जो क्रियाएं हम ऐसे ही बिना किसी साधन की हेल्प के से करें, वो होती हैं इंट्रांजिटिव। जो स्वतः होती हैं, नेचुरली जो अपने आप हो जाएं, वो जैसे उठना है, बैठना है, सोना है, ये हम स्वतः करते हैं। ये सब इनके लिए हमें किसी बाह्य एडिशनल हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें हम इनकरेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, जो उड़ने की प्रक्रिया स्वतः होती है, नेचुरली होती है, नेचुरल होती है, तो इसमें हमें और इस क्रिया को करने के लिए किसी बाह्य हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगी इंट्रांजिटिव। बाकी शी राइट्स अ पोएम, राइट के लिए कुछ हमें चाहिए। रवि डिड नॉट मेक, बनाने के लिए कुछ चाहिए। यू हैव कन्फ्यूज्ड हिदम, कन्फ्यूज क्रिएट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये सब आपका है, लेकिन यहाँ पे आपका हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। 27 है, चूज द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग। एडवर्ब चूज करना है, हार्डली, हार्ड, हार्डर, हार्डी। दोस्तों कॉमन रूप से भी मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि जहाँ पे एल वाई सामान्य रूप से लगा होता है, जैसे कम्प्लीटली हो गया, ऑनेस्टली हो गया, स्लोली हो गया, ब्रेवली हो गया, हार्डली हो गया, तो एल वाई लगा होता है सामान्य रूप से, वो होता है एडवर्ब। ये आप याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑनेस्ट का ऑनेस्टली, ऑनेस्टली हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा एडवर्ब। वैसे हार्ड का हार्डली हो जाएगा एडवर्ब, तो यहाँ हार्डली हो जाएगा। चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। नाइफ और ऑक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाइफ का तो बहुत बार पूछा गया है। तो नाइफ, आपको ये रूल पता होना चाहिए, ऐसे वर्ड जिनके अंदर में एफ या एफ ई होता है, उनका प्लूरल बनाने के लिए एफ और एफ ई को वी ई एस से रिप्लेस कर देते हैं। जी हाँ, ऐसे आप देख सकते हैं, कह सकते हैं कि एफ या एफ ई है, तो प्लूरल में इसको हम इस पूरे को हटा करके वी ई एस कर देते हैं। जैसे हाथ लिखा है नाइफ का, तो नाइफ हो जाएगा, ऐसे वाइफ का वाइफ होता है, लीफ होता है, एल ई ए एफ होता है, लीफ, तो क्या हो जाएगा एल ई ए, इसके बाद क्या एफ को कर देंगे वी ई एस में, हो जाएगा लीव्स। तो ऐसे इसके जो है पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन जो डिफरेंट प्लूरल नाउन होते हैं। तो और ऑक्स का ऑक्सन होता है, तो आप चेक कर पाएंगे कहाँ पे है ये, नाइफ्स और ऑक्सन, तो ये आपको याद रखना है, ये प्लूरल फॉर्म होते हैं। आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब कह रहा है कि शी वॉज लिविंग अ मिजरेबल लाइफ। तो मिजरेबल लाइफ क्या है भाई, हमने बताया था इससे पहले कि जहाँ एबल लग जाए, एबल जो लगभग आपका मान के चलिए, एबल जो एक सफिक्स है, जहाँ लगता है जिन वर्ड के साथ, वो लगभग एडजेक्टिव बन जाता है। कंप्लीटली वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो मिजरेबल लाइफ क्या है, ये आपका है एडजेक्टिव। ये वॉक स्लोली लेस्ट यू डेट डस फॉल डाउन। दोस्तों वॉक लेस्ट जो एक, जो आप कह लीजिए कि ये एक वर्ड है, लेस्ट के साथ जो होता है हमेशा शुड आता है। लेस्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगा शुड आएगा, ये इसको कॉम्बिनेशन चेक करना होता है कि लेस्ट के बाद शुड आता है, कहीं ऐसा ना, लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो। तो सेंटेंस का मतलब है वॉक स्लोली लेस्ट यू फॉल डाउन, संभल कर चलो, संभल कर टहलो, कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। तो लेस्ट अगर सेंटेंस में आता है, इस टाइप का सेंटेंस आता है, तो वहाँ पर लेस्ट के बाद आपको शुड रखना है, मे कुड माइट बिल्कुल नहीं आता है। इससे से रिलेटेड और एक और बता आपको, सो दैट एक होता है, सो दैट। अगर यहाँ पे सो दैट लगा दें कि वर्क स्लोली सो दैट यू डेट डस कैन रीच ऑन टाइम, तो जो भी मतलब सेंटेंस बनाए कि जैसे आपके लिए मैं बोलूँ कि स्टडी हार्ड सो दैट डेट डस यू डेट डस अचीव या स्कोर गुड मार्क्स। तो वहाँ पे हम क्या बनेंगे, सो दैट के बाद हमें हमेशा आता है मे, सो दैट के बाद मे आता है। अगर सो दैट के पहले का जो पार्ट है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो हमने कहा कि वर्क हार्ड, तो आपका प्रेजेंट टेंस में है, तो वहाँ पे मे आएगा। और अगर सो दैट के पहले का पार्ट वो पास्ट में है, तो यहाँ पे माइट आ जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि he called me at night so that us may discuss about a particular topic। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है आपका वो पास्ट में है कि he called me at night, तो so that यहाँ पे सॉरी लेस्ट लगाया गया, so that लगाया गया, so that के बाद हमें लगाना होगा might।
तो कॉमन सी बात है, बहुत ही कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर सो दैट है, सो दैट के बाद, सो दैट के पहले का पार्ट प्रेजेंट में है, सो दैट का पहले का पार्ट प्रेजेंट टेंस में है, तो सो दैट के बाद जो है मैचिंग हेल्पिंग वर्ब में आता है। और अगर सो दैट के पहले का पार्ट जो पास्ट इंडेफिनिट में है या पास्ट टेंस में है, तो वहाँ पे मे के स्थान पे क्या हो जाएगा, माइट, जो कि मे का पास्ट होता है, इतना याद रखना है। तो सो दैट के साथ मे या माइट आता है, लेस्ट के साथ शुड आता है, ये आपको याद रखना था, जो कि बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इंग्लिश के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने कोशिश किया है कि जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ पे रूल को भी एक्सप्लेन किया है। और इस तरह से अगर इंग्लिश के मेरे ये मॉक टेस्ट देखते चलेंगे तो जो ज़रूरी संबंधी नियम है मैं बताता चलूँगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत सारी शुभकामनाएं, गुड लक, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।